ये बात आती है कि शोकाज नोटिस के बगैर तो उनको नहीं रिटायर किया जा सकता है 20 इयर्स पे, ये भी एक प्रोविजन है। तो कौन से ग्राउंड्स बनाए जाएंगे जिसके तहत किसी सिविल सर्वेंट की डायरेक्ट रिटायरमेंट अमल में लाया जाएगा? उसके लिए ये है कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिनको 3 टाइम्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में एवरेज रिमार्क्स आए हैं या 3 टाइम्स उनको एडवर्स रिमार्क्स हैं, और वो एडवर्स रिमार्क्स जो हैं वो इस तरीके से आए हैं कि उन्होंने वो एक्सपंज नहीं करवा सके हैं और वो फाइनल हो चुके हैं। मैंने अगर किसी सीनियर अफसर ने एडवर्स रिमार्क्स लिखे और उस अफसर ने रिप्रेजेंटेशन की जिसके खिलाफ लिखे गए थे और हायर अथॉरिटी ने उसको एक्सपंज कर लिया, तो ऐसे इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात जो है, जो सिविल सर्वेंट्स 2 मरतबा या तो प्रमोट नहीं किया गया या हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड ने जो है उसको रिकमेंड नहीं किया, प्रमोशन से उसको रोका गया और ये रिकमेंडेशंस फाइनल हो चुकी हैं, तो ऐसे साहबान को भी जो है वो दूसरा ग्राउंड होगा जिस पे रिटायर किया जा सकता है। और सी उसमें ये है कि करप्शन के केस में जो अफसरान मुलविस रहे हैं तो या तो उनको सजा हो गई है और फाइनली ऐसे तो बहुत कम होंगे, लेकिन जो प्ली बार्गेन में जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और नैब के साथ, तो उनको भी उनके केस मैंडेटरी रिटायरमेंट में ये डायरेक्ट रिटायरमेंट के लिए रिव्यू किए जाएंगे। इसके अलावा जो एक से ज्यादा मर्तबा कैटेगरी सी में जो सीनियर अफसरान आएंगे, जो बीपीएस 18 से बीपीएस 21 तक हैं, जो एक प्रमोशन रूल्स ने इशू हुए हैं, तो उनके केस भी जिसको कैटेगरी सी में रखा गया है बोर्ड ने, सीएसबी, डीएसबी या डीपीसी ने, तो उनके केस का भी जायजा लिया जाएगा डायरेक्ट रिटायरमेंट के लिए। और जैसे जिक्र हुआ कंडक्ट अनबिकमिंग जो है उसमें ऐसे होती कि ऐसा काम जो कंट्रेरी टू पब्लिक इंटरेस्ट हो, which harms the standing of the civil servants or harm the standing of the civil service in the eyes of the public, yeah, it is contrary to any prescribed law, rules, procedure, instructions, etc. और इसमें ये भी शामिल है कि it includes inefficiency on the part of the civil servant which necessitating his direct retirement under these rules. तो इस किस्म के जो सिविल सर्वेंट्स होंगे तो उनके केसेस का भी जायजा लिया जाएगा। अगर हम नट शेल में देख लें कि जी ये ग्राउंड्स फॉर द डायरेक्ट रिटायरमेंट क्या हो सकते हैं, तो ये सामने आएगा जिन पे फाइनेंशियल करप्शन है, जिनके एडवर्स रिमार्क्स हैं 3 मरतबा या 3 एवरेज आई हैं जिनकी, या जो इनएफिशिएंट हैं या जिनकी बिलो द मार्क्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुई है, और फिर एक्ट्स ऑफ अनबिकमिंग, जिन्होंने डिसिप्लिन ब्रेक किया है या जिन्होंने अगेंस्ट द प्रेस्टीज ऑफ द सिविल सर्विस कोई काम किए हैं और उनकी रिटेंशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो ऐसे अफसरान के केसेस का जायजा लिया जाएगा। अब ये है कि तरीकाकार क्या अपनाया जाएगा, तो तरीकाकार उसका ये होगा कि एसओपी फॉर डायरेक्ट रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ रिटायरमेंट बोर्ड्स एंड कमेटीज की कमेटीज बनाई जाए। फिर जितने भी मुलाजिमीन के 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस है टूवर्ड पेंशन और ग्रेजुएटी एज द केस में भी, तो उनकी लिस्ट बनाई जाए, फिर उनको मैंडेटरी रिव्यू किया जाए
اور اس کے بعد اگر مینڈیٹری ریویو میں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کچھ سول سروینٹس ایسے ہیں کہ جو ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں ریٹائرمنٹ کے، تو ان کے کیسز ریفر کریں گے سیکریٹری کو، ڈویژن کے سیکریٹری کو یا کیڈر ایڈمنسٹریٹر کو، چونکہ اس میں بہت سینئر افسران بھی ہوں گے، تو اس کے ساتھ اتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ اور ایویڈنس جس کے بیس پہ اس کی ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ کی ریکمنڈیشن کی جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ اتھینٹیکیٹڈ طریقے سے بھیجیں گے، اور پھر اس پہ غور کیا جائے گا، اور اگر بورڈ اور کمیٹی اس پہ راضی ہیں اور وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ اس زمرے میں سول سروینٹ آتا ہے، تو اس کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اس کے جواب ملنے پہ اگر تو اتھارٹی اس سے سیٹسفائی نہیں ہے جواب سے، تو وہ اس کو پرسنل ہیئرنگ کی، اگر وہ ریکویسٹ کرتا ہے تو پرسنل ہیئرنگ کی اس کو موقع دیا جائے گا، اور اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کی پی ایم ہے کسی کی، تو اس کی پرسنل ہیئرنگ کے لیے وہ BS-20 کا پرائم منسٹر اپنی بہاف پہ سننے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے سول سرونٹ کے ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ کے آرڈر ہوں گے، اور جب اس کو ریٹائر کیا جائے گا تو اس کو پھر اس پہ پینشن دی جائے گی۔ اور پینشن کے بارے میں فیصلہ بھی وہی کمیٹی کرے گی۔ جو سول سروس کے سول سروینٹس ہیں وہ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔